अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं? पूर्व पद होता है जो पहले आता है, उत्तर पद होता है जो बाद में आता है। जैसे ये देखो, पुरुषोत्तम, इसमें पुरुष जो है वो पहले आ रहा है तो वो पूर्व पद है, उत्तम जो है वो बाद में आ रहा है तो वो उत्तर पद है। तो अब आप देखेंगे कि उत्तर पद किस प्रकार से प्रधान होता है। जैसे उदाहरण देखिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम को यहाँ क्या बताया है कि वो पुरुषों में उत्तम है। वो सिर्फ पुरुष नहीं है बल्कि क्या है, वो उत्तम है। तो यहाँ उत्तम जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय के पुरुष के, इसलिए उत्तम क्या हो गया, उत्तर पद। और उत्तर पद प्रधान होता है किसमें? तत्पुरुष समास में। तो यहाँ क्या हो गया, तत्पुरुष समास। अब ये देखिए एक और उदाहरण, उसको हथकड़ी पहनाओ। अब उसको कड़ी पहनाओ या हाथ पहनाओ, क्या महत्वपूर्ण है? कड़ी। तो उसको कड़ी पहनाने के लिए कहा गया है। कड़ी क्या होते हैं? जंजीरें या बेड़ियां। तो उसको बेड़ी पहनाने के लिए कहा है, तो बेड़ी यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कड़ी क्या हो गया, उत्तर पद है। तो उत्तर पद प्रधान होने के कारण यहाँ क्या हो गया, तत्पुरुष समास। अब इनमें देखोगे कि पुरुषोत्तम, इसका आपने विग्रह किया तो वो बन गया पुरुषों में उत्तम। और पुरुषों में उत्तम का जब आपने समास किया तो उसमें से विभक्ति चिन्ह में जो है वो हट गया और ये क्या बन गया, पुरुषोत्तम। इसी प्रकार से देखो, हथकड़ी, इसका विग्रह किया तो हाथों के लिए कड़ी, इसमें विभक्ति चिन्ह के लिए लग गया। और जब इसका समास किया तो ये के लिए जो है वो लोप हो गया या गायब हो गया। तो यही इसकी परिभाषा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और समास बनाते समय जब आपने इसका समास बनाया, यानी हाथों के लिए कड़ी को हथकड़ी किया और पुरुषों में उत्तम को पुरुषोत्तम किया, तो समास बनाते समय इसमें विभक्ति चिन्ह यानी पुरुषोत्तम में गायब हो गया और हाथों के लिए कड़ी में के लिए गायब हो गया। तो वहां क्या होगा, तत्पुरुष समास। ये इसकी परिभाषा है और ये दोनों आप इसमें उदाहरण दे सकते हो। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? कारक जो हैं वो कितने माने जाते हैं? 8। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, और लास्ट में आता है संबोधन। लेकिन कर्ता और संबोधन को जब हम विग्रह करते हैं तो उनको समास में हटा दिया गया और इसमें सिर्फ कितने रह गए? 6। कौन कौन से? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। इन्हें हम व्यधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष क्या होते हैं? वह समास जिसके पूर्व पद के बाद जो विभक्ति चिन्ह आती है। जैसे ये देखो, रसोई घर, रसोई पूर्व पद है, इसके बाद विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। तो के लिए जो आता है उसके आधार पर ही वह समास जाना जाता है, क्योंकि के लिए जो विभक्ति है वो किसकी है? संप्रदान की। तो इसी के आधार पर इसको क्या कहा जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। अब हम इसको और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है कि वह समास जिसमें को विभक्ति, जैसे इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कारक पढ़े ना आपने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग होने के भाव में, क्योंकि करण में भी से आता है, अपादान में भी आता है, लेकिन करण में साधन के रूप में आता है और उसमें अलग होने के भाव में आता है। संबंध का, के, की, अधिकरण में पर। तो यहाँ आप कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण जितने भी ये समास देखेंगे, इनमें क्या होगा, इनके विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। तो अब यहाँ सबसे पहले शुरू करो कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे ये देखो, शरणागत, शरण को आगत, इसमें शरण क्या है? पूर्व पद है, आगत क्या है?
उत्तर पद है और इसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा जब आप इसको समास बनाओगे। तो शरणागत में शरण के बाद को आया जो विभक्ति चिन्ह वो गायब हो गया और ये बन गया शरणागत। ऐसे ही देखो वन गमन, वन को गमन, तो जब इसमें आपने वन को गमन का समास बनाया, वन गमन बनाया, तो उस समय इसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। अब ये देखो करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास क्या होता है? वह समास जिसमें से के द्वारा विभक्ति चिन्ह जो है वो लोप हो जाता है, तो वहां क्या होता है? करण तत्पुरुष समास। अब आपको यहाँ देखेंगे कि से जो है यहाँ भी है और अपादान में भी है, लेकिन यहाँ क्या है? साधन के रूप में। जैसे आप करण कारक देखोगे तो हम कहें कि उसने कलम से चित्र बनाया, तो उसने चित्र बनाने के लिए किस साधन का प्रयोग किया? कलम का। तो जिस साधन का प्रयोग किया तो इसलिए यहाँ साधन का प्रयोग होने के कारण वहां करण कारक होता है, और यहाँ से विभक्ति जिस भी साधन के लिए प्रयोग होता है तो वहां से विभक्ति लग जाती है, तो वो करण तत्पुरुष समास हो जाता है। उदाहरण द्वारा समझे, हस्तलिखित, हाथ से लिखित। अब हस्त क्या होता है? हाथ, लिखित मतलब लिखा हुआ, मतलब उसने लिखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया? हाथ का। तो यहाँ से विभक्ति आ गई, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया? करण तत्पुरुष समास। और जब हमने इसका समास बनाया तो ये क्या बन गया? हस्तलिखित। तो करण तत्पुरुष समास में क्या होता है? वह समास जिसमें से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? करण तत्पुरुष समास। अब अगला उदाहरण देखिए, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। अब इसमें पूर्व पद क्या है? रेखा, के द्वारा विभक्ति चिन्ह है, अंकित क्या है? उत्तर पद है। जब आपने इसका समास बनाया तो इसमें के द्वारा जो है वो लोप हो गया या गायब हो गया, तो ये बन गया रेखांकित। तो इसमें साधन जो है कि अंकित करने के लिए, मतलब लिखने के लिए या कुछ भी निशान लगाने के लिए आपने किसका प्रयोग किया? रेखा का। तो इस साधन का प्रयोग करने के कारण यहाँ क्या हो गया? करण तत्पुरुष समास। अगला देखिए, संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास वह तत्पुरुष समास होता है जिसमें को या के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे देखो रसोई घर, रसोई पूर्व पद है, घर उत्तर पद है, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या लगा? के लिए। तो के लिए किस में आता है? संप्रदान तत्पुरुष में। तो हम समझ गए कि ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अब इसमें जब आपने रसोई के लिए घर इसको समास बनाया तो इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया, ये बन गया रसोई घर। अब एक और उदाहरण देखो, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ये पाठ पूर्व पद, शाला उत्तर पद, के लिए विभक्ति चिन्ह। तो विभक्ति चिन्ह का कब लोप हुआ? जब वह समास बनाया गया, तो के लिए गायब हो गया और ये बन गया पाठशाला। और जब पाठशाला का विग्रह किया तो ये बन गया पाठ के लिए शाला, तो उस समय ये विभक्ति चिन्ह लग गए, और जो विभक्ति चिन्ह लगा उसके आधार पर ये क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष समास। अब अगला देखेंगे, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान में क्या होता है? अलग होने के भाव में। जैसे अपादान कारक आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है? जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे, पेड़ से पत्ते गिर रहे तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे। इसी तरीके से बच्चे बस से उतर रहे तो बच्चे बस से अलग हो रहे। तो इस प्रकार से अलग होने के भाव में क्या होता है? अपादान कारक, और अलग होने के भाव में क्या होता है? अपादान तत्पुरुष समास। जैसे ये देखो, रोग से मुक्त। अब उसको मुक्ति किससे मिली? रोग से। तो रोग क्या हो गया? पूर्व पद, मुक्त क्या है? उत्तर पद, और इसमें से विभक्ति चिन्ह लगी, तो यानी इसको रोग से मुक्त, यानी रोग से उसको अलग कर दिया गया, तो इसलिए यहाँ क्या है? अपादान तत्पुरुष समास। देश निकाला, देश से निकाला, यानी उसको देश से अलग कर दिया गया, तो वहां से विभक्ति चिन्ह लगी, तो वो क्या हो गया? अपादान तत्पुरुष समास। क्योंकि इसमें देश जो है वो पूर्व पद है और निकाला जो है वो है उत्तर पद, और उसमें अलग होने के भाव में से आया क्योंकि उसको देश से अलग किया गया, तो से विभक्ति चिन्ह लग गई, तो यहाँ क्या हो गया? अपादान तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे, संबंध तत्पुरुष समास, जिसमें का के की विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, तो वह कहलाता है संबंध तत्पुरुष समास। जैसे ये देखो, राजसभा, तो इसको पूर्व पद क्या है? राजा, और सभा क्या है? उत्तर पद,
और इसमें विभक्ति चिन्ह क्या लगी, की, और की किस में आती है, संबंध तत्पुरुष में। तो ये क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष समास। और जब आपने इसका समास बनाया तो ये की जो है इस विभक्ति का लोप हो गया, ये बन गया राजसभा। अभी देखो पराधीन, पर के अधीन, पर मतलब दूसरे के, अधीन मतलब गुलाम होना। तो यहाँ के विभक्ति चिन्ह आ गया, के किस में आता है, संबंध में, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष समास। और जब इसको समास किया आपने तो ये के लोप हो गया और ये बन गया पराधीन। इस प्रकार से ये क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष समास। अब देखेंगे अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होगा, वह तत्पुरुष समास जिसमें में पर विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, तो वह कहलाता है अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे ये देखो वनवास, वन में वास, वन क्या है, पूर्व पद है, वास क्या है, उत्तर पद है, उसके बाद उसमें लगे विभक्ति चिन्ह में, तो में किस में आता है, अधिकरण में, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास। और इसका जब आपने समास किया तो ये में जो है इसका लोप हो गया और ये बन गया वनवास। इसी प्रकार से देखो नीति कुशल, नीति में कुशल, तो जब आपने विग्रह किया तो ये बन गया नीति पूर्व पद, कुशल उत्तर पद, में जो है वो विभक्ति चिन्ह लग गया, और में किस में आता है, अधिकरण में, तो ये क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास। और अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होगा, जब आपने समास बनाया तो एक विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया और ये बन गया नीति कुशल। इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि कारक जो है वो 8 होते हैं, परंतु तत्पुरुष समास के 6 भेद है, क्योंकि जब आप विग्रह करते हो तो उस समय कर्ता और संबोधन ये दोनों ही लोप हो जाते हैं। अब आप व्यधिकरण तत्पुरुष समास अच्छे से समझ गए होंगे। इस प्रकार से वह समास जिसके पूर्व पद के बाद आए विभक्ति चिन्हों के आधार पर वह समास जाना जाता है, तो वह व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। हाँ, अब आपने व्यधिकरण तत्पुरुष समास अच्छे से समझ लिया होगा, तो आप समझ गए होंगे कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे तत्पुरुष समास के अन्य उपभेद, जैसे नए तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष समास, तो उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको अव्ययी भाव समास के बारे में समझना हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।